Hello everyone. I welcome you all to India's largest learning platform, Unacademy, where we aim to crack MPPSC and व्यापम। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को ब्रीफ कर देती हूँ हमारे 3 यूट्यूब चैनल्स के बारे में जहां पर MPPSC और व्यापम के लिए क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। ये है लेट्स क्रैक MP एग्जाम्स, MP 360 और अभियान। जिस तरह 3 प्लेटफॉर्म्स पर MPPSC के लिए क्लासेस कंडक्ट होती हैं, उसी तरह 3 टेलीग्राम चैनल्स भी हैं जो कि है लेट्स क्रैक MP एग्जाम्स, अभियान और MP 360। इन चैनल्स पर यूट्यूब सेशंस की क्लासेस के पीडीएफ शेयर किए जाते हैं, कंटेंट शेयर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं करंटली मैं क्लास ले रही हूँ अभियान चैनल पर, तो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम चैनल अभियान पर शेयर की जाएगी, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन और रिवीजन पर्पस के लिए। अब मैं आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में और जो बेनिफिट्स आपको उसके साथ मिलते हैं उनके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप फ्री क्लासेस अटेंड करते हैं सिर्फ, तो आपका कोर्स कंप्लीशन लिमिटेड होता है, प्रैक्टिस टेस्ट लिमिटेड होते हैं, पीडीएफ भी आपको लिमिटेड अवेलेबल होती है और साथ ही में आपके जो डाउट सेशंस होते हैं वो भी काफी लिमिटेड होते हैं। पर अगर यही आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो आपका कोर्स पूरा कंप्लीट होगा, आपके प्रैक्टिस टेस्ट अनलिमिटेड होंगे, आपको पीडीएफ और नोट्स हर एक टॉपिक के प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ कंडक्ट किए करवाए जाएंगे। नेक्स्ट इन बेनिफिट्स में आता है कि जैसे कि आपको पता है अनअकैडमी के पास टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आप इन टॉप एजुकेटर्स में से अपने फेवरेट एजुकेटर्स को चूज करके उनसे क्लासेस ले सकते हैं, उनसे लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सेकेंड है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, यानी कि आपका जो कोर्स होगा वो इंटायरली आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करेगा। थर्ड पॉइंट से कि यहाँ पे डिफरेंट बैचेस बनाए जाते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, यानी कि अगर आप एक से ज्यादा एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डिफरेंट बैचेस में उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कवर कर सकते हैं। आपके डाउट क्लियर सेशंस रखवाए जाएंगे यहाँ पे एजुकेटर्स के साथ और साथ ही में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं सच एज पोलिंग, यानी कि आप क्लास के बीच में अगर आपके एजुकेटर्स पोल कंडक्ट करते हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और आप अनलिमिटेड क्विज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ एक बार ही लेना है, यानी कि अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को एक बार ही ले लेंगे तो आपको साथ ही में एक्सेस मिल जाएगा सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज का और आपकी कैटेगरी में जितने भी करंट कोर्सेज चल रहे हैं उन पे भी आपका एक्सेस होगा और जो नए कोर्सेज आएंगे उनकी भी आपको नोटिफिकेशन दी जाएगी। साथ ही में आपका एक्सेस सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज पर भी होगा, यानी कि अगर आप रिवीजन पर्पस के लिए या किसी डाउट की वजह से किसी रिकॉर्डेड क्लास को भी वापस से एक्सेस करना चाहते हैं तो वो एक्सेस आपको दिया जाएगा। आप वीडियोस को डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं ऑफलाइन मोड पर और साथ ही में आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये कैसे होगा ये मैं आपको अभी बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको इन कैंप्स के बारे में बता देती हूँ, इन बैचेस के बारे में बता देती हूँ जो करंटली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर रन हो रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट है मिशन रैंक, जिसमें एमपी पुलिस कांस्टेबल की फ्री रिवीजन कैंप चल रही है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। ये 26 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और ये 12 मार्च तक होगा। इसमें रोज फ्री लाइव क्लासेस हो रही है, यानी कि आप लोग सब इसको अटेंड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर पूरी थ्योरी कंप्लीट करवाई जाएगी और एमसीक्यूज भी डिस्कस होंगे और फ्री फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं यहाँ पर एवरी सैटरडे को। तो अगर आप देखें यहाँ पर आपको पूरा शेड्यूल गिवन है जहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट, एजुकेटर्स के नाम और साथ ही में टाइमिंग्स भी दिए हुए हैं। तो प्लीज अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपके लिए काफी अच्छा टाइम है रिवीजन करने का। तो आप अभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाएं और इन क्लासेस को अटेंड करें। साथ ही में एमपी पुलिस एंड एमपी एसआई का फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किया जा रहा है। इन मॉक टेस्ट में से जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे उनको फ्री अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन दी जाएगी 1 महीने के लिए। तो आप देख सकते हैं स्केड्यूल आपके सामने है, यहाँ पर गिवन है कि ये कब कब कंडक्ट हुए हैं ये एग्जाम्स। इसके बाद अनअकैडमी के डेली एमपीजीके की भी फ्री टेस्ट सीरीज हो रही है। तो ये एमपीपीएससी के प्रीलिम्स की प्रेपरेशन के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर रोज
एमपी जीके के फ्री टेस्ट होते हैं 6:30 इन द इवनिंग में, और उसके साथ ही आपको टेस्ट के एनालिसिस भी दिए जाते हैं। सो 1 घंटे के टेस्ट एनालिसिस होते हैं शाम को 7 से 8, और यहाँ पर भी जो टॉप 3 रैंक होल्डर्स होंगे उनको फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन दी जाएगी। साथ ही में सेकंड रैंक होल्डर को अमेजोन का वाउचर मिलेगा और थर्ड को भी अमेजोन वाउचर दिया जाएगा। नेक्स्ट है 10 मंथ्स फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी एंड प्रीलिम्स, यानी कि यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो 2 मार्च को स्टार्ट हुई है। यहाँ पर एमपी के टॉप एजुकेटर्स क्लासेस लेंगे और पूरा कोर्स कवर करवाएंगे। आपको सारी क्लासेस के बाद क्लास की पीडीएफ मिली जाएगी और साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस भी इन एजुकेटर्स के थ्रू रखवाए जाएंगे। अब ये वो बैच की लिस्ट है जो फरवरी में ऑलरेडी स्टार्ट हुए थे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, जो आप अनअकैडमी आपको डाउनलोड करके इन पर एक्सेस ले सकते हैं। साथ ही में अगर मैं मार्च की बात करूं तो ये सारे अपकमिंग कोर्सेज हैं जो अब आने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जो अब स्टार्ट होंगे, जिसमें से आप देख सकते हैं जो सबसे लेटेस्ट है वो है 10 मंथ फाउंडेशन बैच कोर्स जो मैंने अभी डिस्कस करा, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 2 मार्च। और सेकेंड है एमपी रिविजन, एमपी पुलिस रिवीजन कोर्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज, जो कि 3 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारे अपकमिंग बैचेस की लिस्ट है। आप अगर इसमें से कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, तो आप जरूर अनअकैडमी की इस ऐप को डाउनलोड करें और इन टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप एक बार अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप कैसे क्विजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, ये अनअकैडमी के नए फीचर्स हैं। फर्स्ट है लाइव क्विज, यानी कि आप अपनी स्क्रीन पर ऐसे एक ऑप्शन डिस्प्ले होएगा, जिसको क्लिक करने से, ये टेस्ट आइकन है, इसको क्लिक करने से आपके पास क्विज का ऑप्शन रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ज्वाइन क्विज को क्लिक करेंगे, तो आप क्विज के ऑटोमेटिकली एक पार्ट बन जाएंगे और फिर आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सेम तरह से टेस्ट के ही आइकन पर क्लिक करेंगे, तो अगर कोई भी प्रैक्टिस सेशंस हो रहे होंगे, आप उसमें स्टार्ट प्रैक्टिस पे क्लिक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फोर्टनाइटली करंट अफेयर्स मैगजीन भी इंट्रोड्यूस करी जा रही है, पर ये प्लस सब्सक्रिप्शन के अंडर प्रोवाइडेड है। सो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप जरूर ये सब्सक्रिप्शन लें, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ये हमारे डिफरेंट प्लान हैं सब्सक्रिप्शन के, और जैसे कि आप देख सकते हैं इस कॉलम में पर मंथ पेमेंट भी आपकी मेंशन है। तो इसीलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि या तो आपको 12 मंथ्स या 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपकी पर मंथ पेमेंट काफी कम है। 12 मंथ्स के लिए आपकी पर मंथ पेमेंट 733 रुपीज होती है और 24 मंथ्स के लिए 533, यानी कि यहाँ पर आप पर मंथ सबसे कम अमाउंट पे करते हैं। और इस पे एक फर्दर डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जो है सोनल10। इसको यूज करने से आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा आपकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। नेक्स्ट आप देखिए, जब आप अनअकैडमी की ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करेंगे, इस तरह से आपको नोटिफिकेशन आएगी उस कोर्स की जो रन हो रहा है, और साथ में एनरोलमेंट की। सो जब आप उसके लिए एनरोल करेंगे, आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे कि कौन सी क्लास आज कंडक्ट हो रही है, कौन सी कल होगी और कौन सी फ्यूचर डेट पर आने वाली क्लासेस हैं। सो इस तरह आप इन क्लासेस को देखकर इन्हें अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं साथ में टाइम और टॉपिक भी मेंशन है, तो ये आपके लिए काफी क्लियर वे में सारे टॉपिक्स की कंप्लीशन हो सकती है यहाँ से। नेक्स्ट है पीडीएफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक सेशन है जो यहाँ पर मेंशन है, इसी के साथ नीचे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं डाउनलोड करने के लिए भी, जहां आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही में पीडीएफ को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। अब जब भी आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, तो कुछ इस तरह से पोलिंग कंडक्ट की जाती है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले किया हुआ है और साथ ही में आपके पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आप यहीं से इन चारों में से जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है उसको चूज कर सकते हैं, और फिर आपको पोल के एंड होने पर पोलिंग रिजल्ट्स भी दिखाए जाएंगे। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन मार्क के थ्रू ये चीज रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई डाउट पूछना है या आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आपके एजुकेटर उसको रिपीट कर देंगे। आपके पास क्वेश्चंस टाइप करने का भी एक ऑप्शन होता है, और अगर आपके पास
इमेज फॉर्म में क्वेश्चन हो तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं लाइव क्लासेस। साथ ही में आपके लिए सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस इस तरह से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर शेड्यूल करे जाते हैं, तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है टाइम टू टाइम, जिससे कि आप इनको अटेंड कर पाए। और अगेन यहाँ पर आपको क्विजेस की भी नोटिफिकेशन इस तरह से अनअकैडमी के ऐप पर अवेलेबल होगी। अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आप सबसे। मेरा नाम है सोनल नैयर। मैंने बीकॉम ऑनर्स करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसके बाद मैंने एमकॉम करा है पोस्ट ग्रेजुएशन में। मेरे पास 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक नेट क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यहाँ पर मैं इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस लूंगी, जो एमपीपीएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट फाइनेंसेस, यानी कि आज की क्लास में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से सोर्सेज होते हैं जहां से गवर्नमेंट के पास इनकम आती है, गवर्नमेंट इनकम को जनरेट करते हैं। ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो गवर्नमेंट को इंकर करने होते हैं। तो आज यहाँ पर क्योंकि टर्म मेंशन है गवर्नमेंट, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे साथ में लिखा है फाइनेंसेस, तो फाइनेंसेस का मतलब है कि हम गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर को यहाँ पर स्टडी करेंगे। क्लियर? अब अगर हम देखें फर्स्ट पॉइंट जो हमें इस क्लास में कवर करना है वो है फिस्कल सिस्टम। फिस्कल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फिस्कल? फिस्कल का मतलब होता है फाइनेंशियल, यानी कि फाइनेंस रिलेटेड। और फिस्कल सिस्टम में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम गवर्नमेंट के फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिस्कल सिस्टम किसको कहा जाएगा? फिस्कल सिस्टम का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंसेस बाय द स्टेट, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विल बी नोन एज फिस्कल सिस्टम, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज करना, इस मैनेजमेंट को कहते हैं फिस्कल सिस्टम। रेवेन्यू का मतलब होता है आपकी इनकम, गवर्नमेंट की इनकम। तो इनकम का ही यहाँ पे एक दूसरा टर्म यूज कर रहे हैं जिसको रेवेन्यू कहा जाता है। साथ ही में यहाँ पर मेंशन करा है कि जब हम गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं तो उसी के साथ हम गवर्नमेंट के रेवेन्यू रेजिंग के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अगर गवर्नमेंट फंड्स रेज कर रही है कहीं से भी, उसको भी यहाँ पे कवर किया जाता है। साथ में गवर्नमेंट की बोरोइंग्स यानी कि लोन को भी यहाँ पर कवर किया जाता है, और स्पेंडिंग एक्टिविटीज यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को भी यहाँ पर कवर किया जाता है। तो जब हम ओवरऑल गवर्नमेंट की इनकम्स को और एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करते हैं उसको फिस्कल सिस्टम कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है फिस्कल पॉलिसी, यानी कि ऐसे कौन से टूल्स हैं जो गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस के थ्रू मैनेज करती है। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने पहले मेरे साथ आरबीआई के टॉपिक्स कवर किए होंगे, वहां पर हमने मॉनेटरी पॉलिसीज को काफी डिटेल्ड वे में पढ़ा था। हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसीज वो होती हैं जिनको आरबीआई इम्प्लीमेंट करता है और आरबीआई ही उनका एग्जीक्यूशन करता है। उसी तरह ये जो फिस्कल पॉलिसीज हैं, जो फिस्कल टूल्स हैं, इनको ऑपरेट करना, इनको इम्प्लीमेंट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की। एक तरह से ये ऐसे टूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट यूज करते हैं अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए। ये टूल्स क्या होते हैं, सो मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताती हूँ। गवर्नमेंट टैक्सेस और अपने एक्सपेंसेस के थ्रू और साथ ही में अपने जो लोन्स और बोरोइंग्स हैं उसके थ्रू इकोनॉमी में काफी चेंजेस ला सकते हैं। अगर मैं क्विकली आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर बताऊं तो हम कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इतना तो सबको पता है कि गवर्नमेंट हमारी इनकम पर टैक्स इम्पोज करती है। जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं एक टर्म टैक्स है जो हमेशा इसके साथ जुड़ा होता है। तो अगर हमारी इनकम का लेवल एक सर्टेन अमाउंट है और गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी में लोगों की गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड का लेवल बढ़ जाए, यानी कि लोग गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा खरीदें, तो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? टैक्स के लेवल को
रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि अगर टैक्सेस कम हो जाएंगे तो लोगों के पास इनकम का लेवल ज्यादा बचेगा, और अगर इनकम का लेवल ज्यादा होगा तो अगेन उनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है, जो खर्चे हैं, वो बढ़ जाएंगे, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज पर जो एक्सपेंडिचर इंकर होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। इसी तरह गवर्नमेंट अपनी गोल्स को फुलफिल करने के लिए इन फिस्कल टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो दो चीजें हमने अभी कवर कर ली, एक है फिस्कल सिस्टम और दूसरा है फिस्कल पॉलिसी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन फिस्कल सिस्टम क्या होता है। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं, हम यहाँ कहेंगे कि इंडियन फिस्कल सिस्टम में इनकम और एक्सपेंडिचर तो आएगा, पर यहाँ पर हम दो सोर्सेस से इसको कंसिडर करते हैं। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू, मतलब उनकी इनकम, और साथ ही में उनका एक्सपेंडिचर। साथ ही में स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है इंडियन फिस्कल सिस्टम रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज and expenditure of central and state governments, public debt, deficit financing, budget, tax structure, etc. ये सारे टर्म्स को मैं इस क्लास के आने वाले पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो जब हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही लेवल्स पर इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं, इसको इंडियन फिस्कल सिस्टम कहा जाता है। अब क्योंकि ये टर्म काफी बारी आ रहा है कि गवर्नमेंट की एक लेवल ऑफ इनकम है जो जनरेट हो रही है, तो मैं आपको ये ब्रीफ कर देती हूँ कि गवर्नमेंट की इनकम के पार्ट क्या क्या होते हैं, ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं जिसको हम गवर्नमेंट की रेवेन्यू के अंडर कंसिडर करते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा, जब भी हम गवर्नमेंट की इनकम की बात करते हैं, एक टर्म है जो हमेशा आता है, वो है टैक्स, राइट। तो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट की इनकम का एक सोर्स है, और साथ ही में जो दूसरा सोर्स है गवर्नमेंट की इनकम का, वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म टैक्स। टैक्स का मतलब ये एक ऐसी पेमेंट है जो पब्लिक करती है गवर्नमेंट को, एक ऐसी पेमेंट जो पब्लिक ने पे करनी होती है गवर्नमेंट को, और ये एक मैंडेटरी पेमेंट होती है, यानी कि इस पेमेंट को मैंडेटरीली करना ही पड़ेगा, राइट। फाइन। तो टैक्स रेवेन्यू को फर्दर डिवाइड करा जाता है दो पार्ट्स में, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि डायरेक्ट टैक्स वो है जो इनकम और प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है। ये वो टैक्स होता है जो इम्पोज और पे सेम पर्सन ही करता है, यानी कि अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं, तो जो इनकम मैं अर्न कर रही हूं उस पे गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करेगी मुझ पर, यानी कि ये टैक्स किस पर इम्पोज हुआ है, मेरे ऊपर इम्पोज हुआ है, और ये टैक्स पे भी किसको करना पड़ेगा, मुझे ही पे करना पड़ेगा। इसका बर्डन मैं किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकती। पर अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये एक ऐसा टैक्स होता है जो इम्पोज किसी और पर होता है, पर इसको पे कोई और करता है। अगर मैं इसमें एक्साइज ड्यूटी का एग्जाम्पल लूं, तो हम समझ सकते हैं कि एक्साइज ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है, एक ऐसी पेमेंट है जो प्रोड्यूसर को पे करनी है अपने प्रोडक्शन लेवल पर। बट इसका जो बर्डन है, इसको पे करने का जो बर्डन है, वो प्रोड्यूसर बहुत आसानी से कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है। यानी कि जब प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है तो उसी में एक्साइज ड्यूटी को भी ऐड कर दिया जाता है। यानी कि जब हम एज कंज्यूमर्स किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितना भी टैक्स होता है वो हम लोग पे करते हैं। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, जब भी किसी प्रोडक्ट का एमआरपी लिखा होता है तो उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ये कौन से नेचर के टैक्स हैं, ये इनडायरेक्ट
टैक्सेस होते हैं जो कंज्यूमर पे करता है। करेक्ट। सो अभी तक हमें इतना पता लग गया कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू सोर्स है वो दो तरह का है, एक है टैक्स रेवेन्यू और एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में फर्दर दो कैटेगरीज आती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से एग्जांपल है इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स में हम एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स इनको कंसिडर कर सकते हैं। वैट भी इसी कैटेगरी में आएगा। एंड अब तो आपको पता है इन टैक्सेस को रिप्लेस करके जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, बट आपके समझने के लिए मैंने ये टर्म्स यहाँ पर मेंशन करे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स तो एक कंपल्सरी पेमेंट थी जो फर्स्ट कैटेगरी में कंप्लीट हो गई। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आएंगी, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो फर्म्स, जो एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ओन्ड हैं, वहां से अगर कोई भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करे जा रहे हैं, अगर पब्लिक इन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, तो उसके पैसे भी गवर्नमेंट के पास जाएंगे। सिमिलरली अगर किसी भी तरह की पेनल्टीज और फाइन इम्पोज करी जा रही हैं पब्लिक पर बिकॉज ऑफ वायलेशंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो भी गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू सोर्स है। जैसे कि हम चालान वर्ड को काफी ज्यादा सुनते हैं, तो वो क्या है, वो एक तरह का फाइन है जो वायलेशन ऑफ रूल्स पर लगाया जाता है, और वो जो आप पैसे पे करते हो एक चालान होने पर, वो गवर्नमेंट के लिए एक इनकम का पार्ट बन जाता है। तो इस तरह से हमने गवर्नमेंट के रेवेन्यू को स्टडी कर लिया, हमने देख लिया क्या अलग अलग सोर्सेस होते हैं उनके पास। तो ये तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बारे में बात करी है, ये मैं आपके लिए रीड भी कर देती हूँ। जैसे द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। पहला है टैक्स रेवेन्यू जो हमने यहाँ पर कवर किया है, एंड दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू जो यहाँ मेंशन्ड है। टैक्स रेवेन्यू कम्स ब्रॉडली फ्रॉम थ्री सोर्सेज, यानी कि टैक्स रेवेन्यू किन चीजों पर लगता है, टैक्स लगता है इनकम पे, एक्सपेंडिचर पे और प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को ही एक ही कैटेगरी में रख लिया है। वो कह रहे हैं जो टैक्स इनकम पर लगता है, प्रॉपर्टी पर लगता है, वो आपके डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, और जो टैक्स आपके खर्चों पर लग रहा है, आपके परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लग रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये दोनों ही टैक्स रेवेन्यू का एक पार्ट है। देन वी से नेक्स्ट है टैक्सेस ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, ये भी फर्स्ट पार्ट में ही कवर होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं ड्यूटीज एंड फाइन्स, इंटरेस्ट रिसीट्स एंड डिविडेंड्स एंड अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करेगी, और ये इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट की इनकम का एक पार्ट है। ठीक है, इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेस खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेस पर। तो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम की क्या क्या सोर्सेस हैं। फर्स्ट है स्टेट टैक्स रेवेन्यू, यानी कि वो टैक्स जो एक स्टेट गवर्नमेंट जनरेट कर रही है। सेकेंड है सेंट्रल टैक्सेस में जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है, वो भी इनकी इनकम का एक पार्ट है। और थर्डली जो भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, वहां से जो भी इनकम आएगी वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू, स्टैंप, रजिस्ट्रेशन और स्टेट ड्यूटी से भी स्टेट गवर्नमेंट एक लेवल ऑफ इनकम अर्न करती है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर, यानी कि अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को स्टडी करते हैं, इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। एक है प्लान एक्सपेंडिचर, यानी कि नाम से पता लग रहा है ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको प्लान किया जाता है। और दूसरा है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसा एक्सपेंस जिसके लिए कुछ प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए एडवांस में सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लान आप कौन से एक्सपेंसेस करते हो, अगर आप लोगों की बात की जाए, ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनको आपको भी बिफोर हैंड प्लान करना होता है, तो हम कह सकते हैं ये वो खर्चा है जिसमें बहुत ज्यादा फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा खर्चा जिसमें हम
किसी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम पहले प्लान करते हैं। यानी कि जब मैं गवर्नमेंट के पॉइंट से प्लान एक्सपेंडिचर की बात करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि ये एक प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है, फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। ठीक है, प्रोडक्टिव पर्पस यानी कि यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं एग्रीकल्चर, और साथ में हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं रूरल डेवलपमेंट। यानी कि इन दोनों ही केसेस में एक लेवल की डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि डेवलपमेंट का रेट यहाँ पर बढ़ रहा है। और साथ में हम कह सकते हैं ये ऐसे भी एक्सपेंसेस होते हैं जिससे कि एसेट्स बनाए जाते हैं, जिससे कि एसेट्स का अमाउंट बढ़ जाता है, तो इसको कहा जाता है एसेट बिल्डिंग। एसेट बिल्डिंग एक्सपेंस, जिससे ये गवर्नमेंट अपने एसेट्स बना सकती है। तो ये प्लान एक्सपेंडिचर था। सिमिलरली अगर मैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात करूं तो हम कह सकते हैं ये वो खर्चा है जो डे टू डे नेचर का है, यानी कि डेली एक्सपेंस की तरह है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर हम गवर्नमेंट के नॉर्मल एक्सपेंसेस की बात करें जो उनको इंकर करने ही हैं, तो वहां पर हम मेंशन कर सकते हैं सैलरीज। यानी कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को जो सैलरी देगी वो उनका एक नॉर्मल अमाउंट है, हर मंथ उसकी पेमेंट होनी है। साथ में हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना कंपल्सरी होगा। मतलब ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो रेकरिंग होंगे, ये बार बार इंकर करने पड़ेंगे, राइट। और क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है डे टू डे एक्सपेंसेस है, इसीलिए इसके लिए हमें प्लान नहीं करना पड़ता, करेक्ट। So they say the central government makes expenditures broadly under two heads. One is plan expenditure and second is non-plan. प्लान एक्सपेंडिचर में आता है वो खर्चा, आउटले का मतलब होता है एक्सपेंसेस, तो वो खर्चा जो एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, एनर्जी, इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए किया जाता है। ऐसा यहाँ पर इसलिए लिखा है बिकॉज अगर इस एरिया में एक्सपेंसेस ज्यादा इंकर होंगे, एक तो उनका अमाउंट काफी ज्यादा होगा और दूसरा उससे डेवलपमेंट भी होगी, डेवलपमेंट का लेवल बढ़ जाएगा। Whereas the major non-plan expenditures are interest payment, defense, subsidies and general services, यानी कि वो खर्चे जो recurring basis पर गवर्नमेंट को करने ही पड़ेंगे। तो जिस तरह प्लान एक्सपेंडिचर से डेवलपमेंट का रेट बढ़ेगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर से जो डेवलपमेंट का रेट ऑलरेडी है इकोनॉमी में उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर, डन। सो दिस वाज अबाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर हम सेम तरह से ही स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को देखें तो यहाँ पर भी दो कैटेगरीज में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, एक है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि ये जो दो कैटेगरीज हैं, एक है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, राइट। जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होगा जिससे किसी तरह का स्टेट में डेवलपमेंट होगा, ये हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, नए नए हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करके, नए स्कूल्स इंट्रोड्यूस करके, या फिर किसी किसी एरियाज में हम कह सकते हैं वाटर फैसिलिटीज को बेटर करके। यानी कि ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, फिर से इसमें जो फंड्स हैं वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। ये ऐसे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट के रूटीन एक्सपेंसेस बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है। नॉन रेकरिंग यानी कि ये बार बार इंकर नहीं करते हैं सेम चीज, सेम जगह पे या सेम चीज के लिए, ये एक ही बारी होता है। तो यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट में लिख सकती हूँ कि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, ऐसा एक्सपेंस जहाँ पे फंड की इन्वॉल्वमेंट कम है, ये डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे। और यहाँ पर आप कोई एसेट नहीं बनाते हो, पर आप अपनी स्टेट के डेवलपमेंट के रेट को सिर्फ मेंटेन करते हो, उसको इंक्रीज नहीं करते हो।
तो इसीलिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड करा है, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट। और जिस तरह आप देख सकते हैं डेवलपमेंट और प्लान्ड एक्सपेंडिचर थोड़े सिमिलर साउंड करते हैं बिकॉज इनके कैरेक्टरिस्टिक सेम है। उसी तरह से नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी सिमिलर नेचर के होते हैं। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेस पर। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू अर्न करते हैं, क्या इनके सोर्सेस होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू का मतलब है इनकम, और यहां पर लिखा है एवरी फॉर्म ऑफ मनी जनरेशन, एवरी फॉर्म ऑफ मनी जनरेशन इन द नेचर ऑफ इनकम, यानी कि किसी भी तरह की इनकम अगर जनरेट हो रही है गवर्नमेंट को, उसको उनका रेवेन्यू कहा जाएगा। साथ में यहाँ लिखा है अर्निंग्स आर रेवेन्यू फॉर अ फर्म और गवर्नमेंट विच डू नॉट इंक्रीज फाइनेंशियल लायबिलिटीज, यानी कि रेवेन्यू का मतलब है इनकम, वो पैसा जो गवर्नमेंट कमा रही है। यहाँ पर बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, यहाँ पे बोरोइंग्स की कैटेगरी को यहाँ पर नहीं रखा जाता। तो जब भी ये टर्म आएगा रेवेन्यू, ये इस कॉन्सेप्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रेवेन्यू के बारे में आपको बता दिया, एक ऐसी इनकम जिससे कोई भी लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो सकता है टैक्स इनकम, नॉन टैक्स इनकम विद फॉरेन ग्रांट्स। तो फॉरेन ग्रांट्स से अगेन हमारी लायबिलिटी का लेवल नहीं बढ़ता है, इसीलिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। वेयर एज इसी का दूसरा कैटेगरी होगा नॉन रेवेन्यू। तो जिस तरह रेवेन्यू में लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, हम नॉन रेवेन्यू में कह सकते हैं कि किसी तरह की लाइबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो रही होगी। So every form of money generation which is not income or earnings for a firm or a government, that is money raised through borrowings, is considered as non revenue source if they increase financial liabilities। यानी कि यहाँ पर हम कह रहे हैं ये ऐसा अमाउंट ऑफ मनी है जो गवर्नमेंट के पास आया तो है, पर इसका सोर्स है बोरोइंग्स। ये पैसे उन्होंने कमाए नहीं है, उन्होंने पैसे बोरो करे हैं, और जब हम बोरो करते हैं तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर? तो इसको हम एक टर्म दे सकते हैं कैपिटल। जिस तरह फर्स्ट हमने टर्म का मतलब समझा है रेवेन्यू, सेकंड को हम कह सकते हैं कैपिटल। ऐसा क्यों है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता लगेगा। जिस तरह हमने भी नेचर पढ़ ली रेवेन्यू की, रेवेन्यू नेचर यानी कि नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसको आप मत भूलना, अगर आप इस एक लाइन को नहीं भूलेंगे तो आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाएगा। रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट आर ऑफ टू काइंड, फर्स्ट है टैक्स रेवेन्यू, सेकंड है नॉन टैक्स रिसीट्स। दे कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हम इसका पूरा ब्रेकअप पढ़ेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कैसे अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड करा है, मैंने अभी आपको ब्रीफ भी करा था इसके बारे में, और अब हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दो टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं। टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर। दो टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं गवर्नमेंट की, एक होती है रेवेन्यू नेचर, एक होती है रेवेन्यू नेचर, दूसरी होती है कैपिटल नेचर। ठीक है? अब इन ट्रांजैक्शंस में दोनों रेवेन्यू और कैपिटल में भी दो चीजें आती हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, और दूसरा होता है रेवेन्यू रिसीट्स यानी कि इनकम। ठीक है, एक बारी मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, दो तरह की ट्रांजैक्शंस की जाती है, एक होता है रेवेन्यू नेचर का, दूसरा होता है कैपिटल नेचर का। रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स भी हो सकते हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, और उसी तरह कैपिटल नेचर के भी एक्सपेंडिचर भी होते हैं और कैपिटल नेचर की रिसीट्स भी होती हैं। तो हम इन एक्सपेंसेस को कैसे कैटेगराइज करते हैं, हम इसको कैसे अलग अलग हेडिंग्स में डालते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया रेवेन्यू का मतलब है नो इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसी तरह हम कह सकते हैं कैपिटल का मतलब होता है चेंज इन, चेंज इन, या फिर आप कह सकते हैं इफेक्ट, इफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी कि जो भी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन होगी, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो कैपिटल रिसीट्स हो, उससे एसेट्स और लायबिलिटीज पर फर्क पड़ेगा। पर अगर भाई रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और रिसीट्स की बात करी जाएगी तो वहां पर ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू नेचर का हमें मतलब समझ आ गया। अब अगर मैं रेवेन्यू रिसीट्स की बात करूं तो हम कह सकते हैं, पहली चीज, रिसीट का मतलब होता है इनकम। ये एक ऐसा अमाउंट है जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है, यानी कि ये गवर्नमेंट की इनकम है और यहां पर कैश इनफ्लो हो रहा है, राइट? अगर हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा है तो उसका एसेट और लायबिलिटी पर क्या फर्क हो सकता है। अगर मैं एसेट के टर्म्स में बात करूं तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, अगर इनफ्लो हो रहा है तो वो इसलिए हो सकता है कि शायद हमने एसेट को सेल कर दिया हो, एसेट को सेल कर दिया हो यानी कि हमारे एसेट्स कम हो गए हो, या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि हमने उन पैसों को कहीं से बोरो किया हो। अगर हम कहीं से पैसों को बोरो करेंगे तो उसका मतलब है कि लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। पर क्योंकि यहाँ पर वर्ड मेंशन है रेवेन्यू, इसका मतलब है एसेट और लायबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप रेवेन्यू रिसीट्स का मीनिंग लिखेंगे, आप ये वर्ड्स मेंशन करोगे, इट नीदर इफेक्ट्स, नीदर इफेक्ट्स की जगह आप लिखो नीदर it neither reduces assets nor increases liability। ऐसा क्यों कहा जाता है ये मैंने अभी आपको बताया। रिसीट है, इनफ्लो है, तो इसीलिए आपको रिड्यूस और इंक्रीज के टर्म्स पता होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पर इनकम की बात की जा रही है। सेम तरह से अगर मैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात करूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर है यानी कि एक तरह का आउटफ्लो है। एसेट्स और लायबिलिटीज के रिस्पेक्ट में आउटफ्लो कब हो सकता है, या तो हमने एसेट खरीदा होगा, इसलिए हो सकता है कि हमने कैश की पेमेंट करी है, एक एक्सपेंडिचर इंकर करा है, यानी कि या तो हमारे एसेट्स बढ़ रहे होंगे, या फिर लायबिलिटीज यानी कि अगर कोई लोन था, कोई बोरोइंग थी, अगर हम उसको भी पे ऑफ कर दें तो भी हमारे एक खर्चा होगा, कैश आउटफ्लो होगा, यानी कि हो सकता है हमारे लायबिलिटीज कम हो रहे हो। पर क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर के हैं, हम कहेंगे ये एक आउटफ्लो है, ये एक एक्सपेंस है, एंड इट नीदर, नीदर क्या वर्ड लिखेंगे, नीदर इंक्रीजेस, तो हम बोलेंगे इट नीदर इंक्रीजेस एसेट्स nor reduces liabilities, nor reduces liabilities। क्लियर? आपको यहाँ पे समझ आया कैसे रिसीट्स के लिए अलग टर्म्स यूज करी जाती हैं और कैसे एक्सपेंडिचर के लिए अलग टर्म्स यूज करी जाती हैं। अब अगर इसी चीज को मैं कैपिटल रिसीट्स के लिए कहूं तो हम क्या कहेंगे, अगेन रिसीट वर्ड मेंशन हो रहा है यानी कि इनकम है, इनकम है यानी कि इनफ्लो हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पर क्योंकि ये कैपिटल नेचर की है, ये एसेट्स और लायबिलिटीज को इफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं इट ईदर, ईदर reduces, reduces asset और increases liabilities, क्योंकि इनका इफेक्ट एसेट्स और लायबिलिटीज पर होता है। सिमिलरली अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी जाए तो एक्सपेंडिचर है, ये खर्चा है, यहाँ पर कैश आउटफ्लो हो रहा है, और क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है तो हम लिखेंगे इट ईदर इंक्रीजेस एसेट्स और रिड्यूसेस लायबिलिटीज, यानी कि इन दोनों में चेंज आएगा, इन दोनों में से कोई भी एक चेंज तो आएगा ही। और जब ये चेंज आएगा
तो हम कहेंगे कि ये कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट की बात हो रही है। और जब एसेट और लाइबिलिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा तो हम कहेंगे वो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू रिसीट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा रेवेन्यू टर्म और कैपिटल टर्म का क्या मतलब होता है, रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, और साथ ही में कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम इसके ब्रेकअप पे चलते हैं, अब अगर हम इनके क्लासिफिकेशन पे जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ लिखा है कि रेवेन्यू रिसीट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है टैक्स रेवेन्यू, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही ब्रीफ किया था टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में। तो टैक्स रेवेन्यू एक कंपल्सरी पेमेंट है कंज्यूमर्स के थ्रू, ठीक है, ये पे करेंगे ही। और एक इसको पे किया जाता है पेड टू गवर्नमेंट। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट को दिया जाता है इसीलिए ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये गवर्नमेंट के लिए उनकी इनकम का पार्ट है। So they say tax revenue includes all money earned by the government from different taxes, that is tax collection, और इन टैक्स कलेक्शन को फर्दर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्लासिफाई किया गया है। तो दोनों ही सोर्सेज यानी कि डायरेक्ट टैक्स और साथ में इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को अगर कलेक्टिवली लिया जाए तो ये बनता है गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था नॉन टैक्स रेवेन्यू एक ऐसी पेमेंट है जो गवर्नमेंट अर्न कर रही है। ये गवर्नमेंट अपने एंटरप्राइजेस से भी अर्न कर सकती है। इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, या फिर हो सकता है कि ये पैसे गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटीज एंड फाइन्स, या हो सकता है किसी तरह की पेनल्टी लोगों पर इम्पोज करी है किसी रूल को ब्रेक करने के लिए, तो वो भी गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स होगा। उसी तरह अगर गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करा है तो जो इंटरेस्ट उनको उस पर रिसीव होगा वो भी गवर्नमेंट की इनकम है। अगर गवर्नमेंट ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है और उस पर डिविडेंड्स भी मिल रहे हैं तो वो भी गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक पार्ट है। तो इसको अब हम क्विकली रीड कर लेते हैं, आपको सारे के सारे पॉइंट्स में रीड करके बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या कवर होता है। तो दिस इंक्लूड्स ऑल मनी अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस। यहाँ पे टैक्सेस को एक्सक्लूड किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स व्हिच द गवर्नमेंट गेट्स फ्रॉम इट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये दो कंपोनेंट सबसे पहले आ गए। प्रॉफिट्स यानी कि जो भी वो अपने खुद के ओन्ड एंटरप्राइजेस से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और साथ ही में अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है तो जो डिविडेंड उनको मिल रहा है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम है। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ ऑल लोन्स फॉरवर्डेड बाय इट, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को या फिर किसी और सोर्स को भी अगर किसी तरह का लोन प्रोवाइड करा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को लोन प्रोवाइड करा है तो उसके अगेंस्ट वो क्या अर्न करेंगे, उसके अगेंस्ट उनको एक इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम का पार्ट होगी। इसलिए यहाँ पर इनकम वर्ड इंटरेस्ट वर्ड मेंशन किया है। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ ऑल द लोन्स फॉरवर्डेड बाय इट बी इट इनसाइड द कंट्री, यानी कि कंट्री के अंदर अगर किसी को लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट भी ऐड होगा, और अगर कंट्री के बाहर भी किसी को लोन दिया है तो उसके इंटरेस्ट अमाउंट को भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा। यानी कि ये वाली जो इनकम है इंटरेस्ट की बात जब हम करेंगे तो गवर्नमेंट इसको डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में भी अर्न कर सकती है अगर कंट्री के अंदर किसी को लोन दिया है, और अगर किसी फॉरेन कंट्री में किसी को लोन दिया है तो उसके इंटरेस्ट की जो इनकम है वो गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी में अर्न कर सकती है। तो ये पहले दो पॉइंट्स थे। इसके बाद आता है जनरल सर्विसेज, यानी कि जो जनरल सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है जो कि है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इरिगेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिटी सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करने से जो इनकम गवर्नमेंट अर्न कर रही है उसको भी उनके रेवेन्यू का एक पार्ट कंसिडर किया जाएगा। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पैसे गवर्नमेंट अर्न कर रही है सर्विसेज प्रोवाइड करके।
नेक्स्ट है फाइन्स, पेनल्टीज एंड फीस, यानी कि कोई भी अगर ऐसा अमाउंट इम्पोज करा गया है रूल्स के वॉयलेशन के लिए तो उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। इसका मतलब है कि रूल्स ब्रेक करे हैं तो आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। लास्ट है ग्रांट्स विच द गवर्नमेंट रिसीव्स, यानी कि अगर कोई ग्रांट गवर्नमेंट को मिल रही है और मोस्टली एक्सटर्नली ही होता है, तो अगर कोई भी एक्सटर्नल ग्रांट गवर्नमेंट को किसी फॉरेन कंट्री या किसी फॉरेन गवर्नमेंट से मिल रही है तो उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम माना जाएगा। और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो ये ग्रांट्स इंटरनली भी हो सकती हैं, यानी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स प्रोवाइड करेगा तो उसको इंटरनल ग्रांट्स कहा जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम पहले ही पढ़ चुके हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है विच नीदर, ध्यान रखें, खर्चा है, आउटफ्लो है, पर ये एक ऐसा खर्चा है जिससे ना तो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं नॉर, यानी कि ना ही लाइबिलिटीज का लेवल कम हो रहा है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये रेवेन्यू नेचर के हैं, तो प्लीज इस चीज को मत भूलना। इट सेज ऑल एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट आर ईदर ऑफ रेवेन्यू काइंड और करंट काइंड और कंपल्सिव काइंड। The basic identity of such expenditures is that they are consumptive kind. Consumptive kind का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप कोई एसेट नहीं बना रहे हो, यहाँ पर आप कोई प्रोडक्टिव यूज के लिए इस खर्चे को नहीं डाल रहे हो, यानी कि यहाँ पे आप डेवलपमेंट के रेट को नहीं बढ़ा रहे हो। जब आप अपने नॉर्मल एक्सपेंसेस को इंकर कर रहे होते हो उसको कहा जाता है कंजम्पटिव, यानी कि आपके कंजम्पशन पर्पस के लिए हो रहा है। यहाँ पर आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जा रहा है और यहाँ पर आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या एसेट्स को नहीं बना रहे हो। ठीक है, so they say they do not involve creation of productive assets, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। they are either used in running of a productive process or running a government, यानी कि ये नॉर्मल एक्सपेंसेस है, ये गवर्नमेंट के रनिंग में भी इंकर हो सकते हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने किसी तरह का लोन लिया है और गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट के अमाउंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर रखा जाएगा। क्लियर? ये जो लोन है, ये जो बोरोइंग्स हैं, ये इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी, यानी कि गवर्नमेंट अपनी कंट्री के अंदर से, कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर से जो लोन्स ले रहे हैं या जो एडवांसेस ले रहे हैं उसको कहा जाता है इंटरनल। दिस इज टेकन फ्रॉम विद इन द कंट्री। और जब हम एक्सटर्नल लोन की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये एक ऐसा लोन है जो आउटसाइड द कंट्री से लिया गया है। आउटसाइड द कंट्री का मतलब है फॉरेन कंट्री, यानी कि किसी और कंट्री से या फिर किसी और इंस्टीट्यूट से लिया गया है, कोई इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन से लिया गया है पर ये आउटसाइड द कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सैलरीज, पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड पेड बाय द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज को जो सैलरीज पे करनी है, जो पेंशन पे करनी है, जो प्रोविडेंट फंड पे करना है, ये उनके नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस है। ये एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो एवरी मंथ इंकर होने ही हैं, इससे एसेट्स और लाइबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सिडीज फॉरवर्डेड टू ऑल द सेक्टर्स बाय द गवर्नमेंट, यानी कि फिर से सब्सिडीज एक ऐसा अमाउंट है जो गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स को हमेशा प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको भी इस कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, यानी कि डिफेंस एक्सपेंडिचर भी एक ऐसे एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट को मेंटेन करके ही रखना है इन एवरी सिचुएशन। पोस्टल डेफिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे पोस्टल डेफिसिट, जैसे कि हमें पता है पोस्टल सर्विसेज भी गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, तो उसके डेफिसिट्स को फाइनेंस करना भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉ एंड ऑर्डर एक्सपेंडिचर, यानी कि यहाँ पे जैसे मेंशन है पुलिस एंड पैरामिलिट्री, यानी कि इन एक्सपेंडिचर्स को भी इंकर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको इंकर करने का जो बर्डन है वो गवर्नमेंट के ऊपर ही होता है।
अगेन जब हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि देयर आर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू पुलिस, इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी में ऑलरेडी पुलिस है, राइट? इनको जो जो लॉ एंड ऑर्डर है इसको मेंटेन करने के लिए आपको उन पुलिसमैन को सैलरी देनी पड़ेगी, आपको जो पुलिस स्टेशन है उस पर एक्सपेंडिचर इंकर करना पड़ेगा, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, वो सारे एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर इस कैटेगरी में ऐड होंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर्स ऑन सोशल सर्विस। तो क्योंकि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर सोशल सर्विस यानी कि वेलफेयर की बात हमेशा होगी। गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ऑलवेज फोकसेस ऑन द वेलफेयर ऑफ पीपल। सो इसलिए जो भी एक्सपेंडिचर है जो वेलफेयर के लिए लगाया जा रहा है, जो सोशल सर्विस के लिए लगाया जा रहा है, वो भी इस कैटेगरी में आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड जनरल सर्विसेज जैसे कि टैक्स कलेक्शन, इस पर जो खर्चा हो रहा है ये भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लास्ट इज ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इंडियन स्टेट्स एंड फॉरेन कंट्रीज, यानी कि अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो ग्रांट्स दे रही है या किसी और फॉरेन कंट्री को जो ग्रांट्स दे रही है वो भी इनका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इससे एसेट्स और लायबिलिटीज पर फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये ग्रांट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल रिसीट्स। अब अगेन जब हम कैपिटल रिसीट्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे ये गवर्नमेंट की इनकम है, ये एक ऐसा इनफ्लो है जिससे कि या तो एसेट कम हो रहा है या फिर लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी। ये कैसा होगा, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, कौन से ऐसे सोर्सेज आते हैं, उनको अब हम रीड करेंगे। इट सेज ऑल नॉन रेवेन्यू रिसीट, नॉन रेवेन्यू यानी कि कैपिटल रिसीट ऑफ अ गवर्नमेंट आर नोन एज कैपिटल रिसीट्स। सच रिसीट्स आर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। जब भी हम कैपिटल रिसीट्स की बात करेंगे हम कहेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट ने पैसे इन्वेस्ट करे हैं। So they are for investment purpose and supposed to be spent on plan and development expenditures by the government. मैंने थोड़ी देर पहले प्लान और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो मैंने उन दोनों में मेंशन करा था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि ये खर्चा कैपिटल नेचर का होता है और इसीलिए उसको यहाँ पर डाल एक्सपेंडिचर में या कैपिटल नेचर के रेवेन्यू और रिसीट्स में कैटेगराइज किया जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कैपिटल रिसीट्स की, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहां से ये कैपिटल रिसीट्स गवर्नमेंट को मिल रही है। और क्योंकि ये रिसीट्स है, ये है एक इनफ्लो, तो यानी कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है और एट द सेम टाइम इनका क्या एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर फर्क पड़ेगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट है लोन रिकवरी, यानी कि हो सकता है गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड किया हो, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक एसेट बन जाता है जिसको कहा जाता है डेटर्स। ये उनके लिए एसेट बन जाता है। पर क्योंकि यहाँ लिखा है लोन रिकवरी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये पूरा का पूरा लोन रिटर्न कर दिया, ये पूरा जो लोन का अमाउंट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस दे दिया, तो इस केस में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का एसेट कम हो गया, उनके डेटर्स कम हो गए। So it says this is one of the sources of capital receipts. The money the government had lent out in the past in India to the union territories or public sector undertakings and abroad, if their capital comes back to the government when the borrowers repay them, यानी कि जिसको भी लोन दिया है अगर वो इस लोन को वापस पे कर देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटर्स कम हो रहे हैं, यानी कि उनका एसेट यहाँ पर कम हो जाएगा। द इंटरेस्ट, अब देखिए ध्यान रखना जब हम लोन की बात करते हैं, जब हम लोन की बात करते हैं तो हम कहते हैं लोन की रिकवरी होना, लोन की जो रिकवरी है उसको कैपिटल नेचर का माना जाता है क्योंकि यहाँ पर एसेट कम हो रहा है। पर अगर हम बात करते हैं उस इंटरेस्ट की जो लोन पर पे हो रहा था तो इससे तो एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो जाता है रेवेन्यू रिसीट्स में जिसको हम ऑलरेडी कवर
कर चुके हैं। क्लियर? हमने पहले भी देखा है रेवेन्यू रिसीट्स के अंडर इंटरेस्ट वहां पर एक एग्जाम्पल की तरह गिवन था. So they say the interest which comes to the government on such loans is a part of revenue receipts. I hope आपको फर्स्ट कैपिटल रिसीप्ट्स का पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर जो कि है बोरोइंग्स, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम का वो पार्ट जो उन्होंने बोरो करा है. जो पैसे गवर्नमेंट बोरो कर रही है वो साथ में एक लाइबिलिटी भी गवर्नमेंट की बढ़ाएगी, यानी कि बोरोइंग्स का मतलब है लोन लेना और इन लोन्स को रीपे करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है. So they say this includes all long-term loans raised by the government inside the country, that is internal borrowings, और outside the country मतलब गवर्नमेंट दोनों ही सोर्सेस से लोन ले सकती है, कंट्री के अंदर से भी और कंट्री के बाहर से भी. जो लोन्स कंट्री के अंदर से लिए जाते हैं उनको इंटरनल कहते हैं, और जो फॉरेन सोर्सेस से लिए जाते हैं, कंट्री के बाहर से लिए जाते हैं, उसको एक्सटर्नल बोरोइंग्स कहा जाता है. इंटरनल बोरोइंग्स में इंक्लूड बोरोइंग्स फ्रॉम द आरबीआई, इंडियन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा. ये सारे इंटरनल सोर्सेस हैं. और जब हम एक्सटर्नल सोर्स की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इंक्लूड होते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, फॉरेन बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये सारे कंट्री के बाहर के हैं, आउटसाइड द कंट्री के, इसलिए इसको एक्सटर्नल बोरोइंग्स कहा जाएगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अदर रिसीट्स बाय द गवर्नमेंट, यानी कि this includes many long-term capital accruals of the government, to the government through. अब इसके अलग अलग सोर्सेज हैं. अगर हम प्रोविडेंट फंड की बात करें या हम पोस्टल डिपॉजिट्स की बात करें या फिर यहाँ पे काफी सारे स्कीम्स होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस करे जाते हैं जिसमें पब्लिक अपने पैसे इन्वेस्ट करती है. पब्लिक इन स्कीम्स को खरीदती है, ये सेविंग स्कीम्स होते हैं, तो उससे उनके पास स्कीम आ जाती है और साथ में वो एक लॉक इन पीरियड के लिए अपने पैसों को डिपॉजिट कर देते हैं. तो ये स्कीम्स होती है इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स. ये ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो पब्लिक को सेल करे जाते हैं. पब्लिक इन स्कीम्स में इसलिए पैसे लगाने के लिए इंटरेस्टेड भी होती है बिकॉज ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो उनको एक सेंस ऑफ रिलायबिलिटी होता है इनके लिए. दे फील कि इसमें रिस्क कम है, इसलिए पब्लिक इन सोर्सेज में पैसे लगाती है. पर क्योंकि गवर्नमेंट एक स्कीम के अंडर लोगों से पैसे ले रहे हैं, गवर्नमेंट को वापस ये पैसे पे भी करने होते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं दैट दिस रिसीट इज अ काइंड ऑफ लोन. ये एक लोन की तरह होता है जिसकी मेच्योरिटी पर, इस स्कीम की मेच्योरिटी पर, ये स्कीम जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है, गवर्नमेंट ने स्कीम किसके लिए इंट्रोड्यूस करी है? पब्लिक के लिए. पब्लिक ने इस स्कीम को परचेज करा और जब पब्लिक इस स्कीम को परचेज करती है तो इसकी एक मेच्योरिटी डेट होती है. मेच्योरिटी डेट आने पर जब पब्लिक परचेज करती है इसको तो पब्लिक कुछ पैसे डिपॉजिट करती है. मेच्योरिटी डेट आने पर पब्लिक इस पैसे को और साथ में इसके इंटरेस्ट के अमाउंट को ले लेते हैं, यानी कि ये एक तरह से लोन की तरह एक्ट करता है गवर्नमेंट के लिए, जहां पर गवर्नमेंट ने पैसे लिए पब्लिक से और मेच्योरिटी पर उनको इंटरेस्ट के साथ वापस दे दिए. तो इसलिए हम कहते हैं इन रिसीट से लाइबिलिटीज का लेवल इंक्रीज हो जाता है. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 सोर्सेस पढ़े हैं अभी तक कैपिटल रिसीट्स के. पहले वाले से एसेट्स का लेवल कम हो रहा था, दूसरे और तीसरे से लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, इसीलिए इसको कैपिटल नेचर का कहा जाता है. नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर यानी कि आउटफ्लो, और कैपिटल नेचर का है तो हम कहेंगे या तो यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या हम कहेंगे यहाँ पर हो सकता है लोन्स और बोरोइंग्स को की पेमेंट को कर दिया गया है, उनको पूरी तरह से सेटल कर दिया है, तो हो सकता है लाइबिलिटीज कम हो रहे हो. So they say all the areas which get capital from the government are a part of the capital expenditure. It includes so many heads in India. अब जैसे फर्स्ट है यहाँ पर
लोन डिसबर्सल्स बाय द गवर्नमेंट, यानी कि द लोन्स फॉरवर्डेड बाय द गवर्नमेंट, जो लोन्स गवर्नमेंट ने दिए हैं दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूट्स को, या कह सकते हैं दूसरे स्टेट्स को, दे माइट बी इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, यानी कि ये जो लोन्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया जा रहा है तो इसको इंटरनल कहा जाएगा। पर अगर यही किसी फॉरेन कंट्री को दिया जाता है तो इसको आप कैटेगराइज करोगे एक्सटर्नल एक्सटर्नल लोन्स की तरह इसको कंसिडर करोगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको लोन दे रही है तो ये दोनों ही, ये जितने भी सोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट से लोन लेंगे, ये उनके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डेटर्स बन जाएंगे, यानी कि उनके एसेट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि एसेट्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई किया गया है। सेकेंड पॉइंट है लोन रीपेमेंट बाय द गवर्नमेंट, यानी कि अगर ऐसा कोई लोन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया हुआ था और अब अगर वो उसको पूरा का पूरा वापस रीपे कर दें, तो इसका मतलब है उनके ऊपर जो लोन की वजह से लायबिलिटी थी वो अब खत्म हो गई, यानी कि उनकी लायबिलिटीज का लेवल कम हो गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कैसे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में एसेट्स और लायबिलिटीज पर फर्क पड़ रहा था। So they say loan payments might be internal and external. They consist of only the capital part of the loan payment. यानी कि जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर लोन रीपे करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो इंटरेस्ट होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। नेक्स्ट है प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, प्लान एक्सपेंडिचर इज सिमिलर टू दैट ऑफ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इस एक्सपेंडिचर में फंड्स भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इस एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक तरह से अपने एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट टू फाइनेंस प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट्स टू द स्टेट्स फॉर देयर प्लान रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने फंड ज्यादा रखे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का लेवल हाई है, एसेट्स भी बन रहे हैं यहाँ पे। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि गवर्नमेंट ने स्कूल्स कंस्ट्रक्ट कराए हैं। ये प्लान एक्सपेंडिचर भी है बिकॉज इसमें अमाउंट काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है और इससे डेवलपमेंट भी होती है। यहाँ हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करवाए हैं, ये भी सेम कैटेगरी में आएगा। या हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फंड्स स्टेट गवर्नमेंट को दिए हों अपने स्टेट में सेम एक्सपेंसेस इंकर करने के लिए, तो वो भी प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर ही कैटेगराइज होगा। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस बाय द गवर्नमेंट, यानी कि this consists of all kinds of capital expenses to maintain defense forces. The equipment purchased for them, यानी कि जब हम डिफेंस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसेट्स को बढ़ा सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं बाय बाइंग मॉडर्न इक्विपमेंट्स। और ये भी काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए लिखा गया है the equipment purchased for them as well as the modernization expenditure. It should be kept in mind that defense is a non-plan expenditure which has capital as well as revenue expenditure. यानी कि जब हम डिफेंस के डेवलपमेंट के रेट को मेंटेन करने की बात करते हैं, जब हम उस एरिया के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो हम कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। पर जब हम कहते हैं हमें अपने इक्विपमेंट्स को इम्प्रूव करना है, हमें मॉडर्नाइजेशन करना है, हमें यहाँ पर और टूल्स या इक्विपमेंट्स यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करने हैं, तो वहां पे हमारे एसेट्स का लेवल बढ़ रहा है, इस एक्सपेंस को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट इज जनरल सर्विसेज, यानी कि जब गवर्नमेंट रेलवेज, पोस्टल डिपार्टमेंट्स, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, रूरल एक्सटेंशन, इन सेक्टर्स में काम करते हैं, इन सेक्टर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें जो खर्चा होता है वो खुद में ही एक काफी हाई अमाउंट में होता है, इसलिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई किया जाता है। तो इसके बाद हमारी ये कैटेगरी ओवर हो जाती है।
इसके बाद ही कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें कवर करने हैं, जहां पर मेंशन किया है कि पब्लिक डेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑफ टू काइंड्स, यानी कि दो तरह का पब्लिक डेट हो सकता है गवर्नमेंट का। एक है इंटरनल, यानी कि इट कंप्राइजेस ऑफ लोन्स रेज्ड फ्रॉम द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बॉन्ड्स एंड आल्सो थ्रू ट्रेजरी बिल्स। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं, आप यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं कि ये भी एक तरह का लोन रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर एक और टर्म मेंशन है, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स तो हम कह सकते हैं ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। इनको इशू करने का पर्पस होता है टू मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। यानी कि गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स रेज करने हैं, पैसों की जरूरत है, तो गवर्नमेंट इन बॉन्ड्स के थ्रू ये चीज कर सकती है। ट्रेजरी बिल्स लोगों को सेल करने से उनके पास शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स आ जाएंगे। और जबकि यहाँ पर हम टर्म मेंशन करते हैं शॉर्ट टर्म, यानी कि इसकी मेच्योरिटी होती है इन लेस देन 1 ईयर। ओके, तो ये तो इंटरनल डेट की बात हो गई। सिमिलरली जब हम एक्सटर्नल डेट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कहा जाता है इट कंसिस्ट ऑफ लोन्स। अगेन ये ऐसे लोन्स होते हैं जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, दिस शुड बी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, इंडिविजुअल कंट्रीज लाइक यूएसए, जापान एटसेट्रा, यानी कि हम इसको फॉरेन कंट्रीज से भी ले सकते हैं, अदरवाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं सच एज वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। क्योंकि ये कंट्री के बाहर है, इसको एक्सटर्नल डेट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पर मेंशन करा है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग एक ऐसा फिस्कल टूल होता है गवर्नमेंट के पास जिससे वो अपने रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कवर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डेफिसिट का मतलब क्या होता है। डेफिसिट का मतलब है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उनके इनकम से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर जो इनकम है वो कम पड़ जाती है, शॉर्टफॉल ऑफ इनकम हो जाता है, जिसको डेफिसिट कहा जाता है। और यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन करता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग से गवर्नमेंट ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको कवर कर सकते हैं, इसको ब्रिज कर सकते हैं। ये कैसे होगा, ये किस टाइप का होता है, ऐसे कौन से केसेस होते हैं जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होता है, ये हम अब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं डेफिसिट्स का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उनके इनकम से ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि उनके अकाउंट्स में डेफिसिट है। फर्स्ट टाइप का डेफिसिट है रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए आपने, जब मैं यहाँ पे कह रही हूँ एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से और नेक्स्ट कैटेगरी आती है रेवेन्यू डेफिसिट, तो उसका मतलब होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। यानी कि डेफिसिट तो है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसीट से, पर क्योंकि ये रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू नेचर का डेफिसिट है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। यानी कि यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, पर एक बार हम वापस चलते हैं अपने सारे एक्सप्लेनेशन पे। जो भी रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस हैं उसमें हमने क्या पढ़ा है, जो भी रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस हैं वो डेली नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं। साथ में हमने ये देखा है कि इनसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना तो हमारे एसेट्स बढ़ते हैं इससे, ना इस खर्चे से हमारे लायबिलिटीज कम होते हैं। करेक्ट। और साथ ही में हमने एक और चीज पढ़ी है कि ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो रेकरिंग इन नेचर है। ठीक है, चाहे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे रेवेन्यू रिसीट्स हो, ये रेकरिंग इन नेचर होएगा।
तो अब वो ये कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट के अकाउंट में रेवेन्यू डेफिसिट है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनके रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा है। अब आप मुझे बताएं अगर गवर्नमेंट के बजट में रेवेन्यू डेफिसिट है यानी कि उनके डेली नेचर के एक्सपेंसेस के लिए उनके पास पैसे कम पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट की इनकम कम पड़ रही है उनके डेली नेचर एक्सपेंसेस के लिए, तो यहाँ पर ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि इस डेफिसिट के लिए, इस शॉर्टेज के लिए गवर्नमेंट को एक तरह का लोन लेना पड़ेगा। उनको ये लोन इसलिए भी लेना पड़ेगा बिकॉज ये डेली नेचर ट्रांजैक्शन है, ये पेमेंट तो होगी, ये रोज के खर्चे हैं। तो जब ये लोन रिफ्लेक्ट होएगा गवर्नमेंट के अकाउंट में, हमें इससे ये पता लग जाएगा कि इस लोन से हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, कोई भी हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे बिकॉज इन पैसों को इन्वेस्ट नहीं करा जा रहा है, ये पैसे इसलिए लोन की तरह लिए गए हैं जिससे कि इनको कंज्यूम किया जाए कंजम्पशन पर्पस के लिए, यानी कि गवर्नमेंट इस लोन को लेकर सीधा डेली नेचर के एक्सपेंसेस में स्पेंड कर देंगे और साथ में जब ये पैसे वापस देने होंगे तो इसके साथ एक बर्डन और ऐड हो चुका होगा जो इंटरेस्ट अमाउंट का होगा, यानी कि अब गवर्नमेंट को ये अमाउंट तो वापस देना ही है, साथ में इंटरेस्ट भी देना है, और क्योंकि इससे कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है इसका मतलब है ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर। So it says this reflects one crucial fact, that is what is the government borrowing for। यहाँ पे आपको रीजन पता लगता है। As an individual, if you are borrowing to pay house rent, then you are in a situation of revenue deficit, क्योंकि आपको ये ऐसा खर्चा है जो हर महीने होना है। अब अगर बेसिक खर्चों के लिए ही आप लोन ले रहे हो तो इसका मतलब है आपका रेवेन्यू डेफिसिट क्या एक सिचुएशन है। That is, while you are borrowing and spending, you are not creating any durable asset। यानी क्या यहाँ पर आप बोरो भी कर रहे हो, पैसे खर्च भी कर रहे हो, पर यहाँ पे आपने किसी तरह का एसेट नहीं बनाया है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है जिससे कि आपका कोई फायदा हो। This implies that there will be a repayment obligation, यानी कि अब आपको लोन का अमाउंट तो रीपे करना ही है, पर क्योंकि आपने उसको ना ही कहीं इन्वेस्ट करा है ना कोई एसेट लिया, आपने नॉर्मल खर्चों के लिए इसको लिया है, तो आपको लोन के साथ इंटरेस्ट के अमाउंट को पे करने का भी बर्डन आपके ऊपर बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है रेवेन्यू डेफिसिट में जो लोन्स लिए जाते हैं ये एक तरह से किसी भी एसेट की क्रिएशन में नहीं जाते हैं। क्लियर? नाउ इसका फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन्ड है, रेवेन्यू डेफिसिट इज टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। नेक्स्ट पॉइंट है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट यानी कि अब यहाँ पे टोटल बजट की बात हो रही है। हमने देखा कि जब हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे तो वो दो तरह का था, एक था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक था कैपिटल। सिमिलरली जब हमने रिसीट की बात करी तो वो भी दो तरह की थी, एक रेवेन्यू नेचर और एक कैपिटल नेचर। पर अब क्योंकि हम कह रहे हैं डेफिसिट है और पूरे बजट में है, यानी कि पूरे बजट का जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज्यादा है, यानी कि अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर हम दोनों तरह के एक्सपेंसेस को लेंगे तो हम लिख सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, माइनस कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट, यानी कि सेकेंड ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में हमारे पास आ गई टोटल रिसीट। तो इसका फॉर्मूला आता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, और जब जब हम टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं इसमें दोनों रेवेन्यू और कैपिटल इन्वॉल्व होते हैं, और साथ में जब हम टोटल रिसीट्स कहते हैं तो उसमें भी रेवेन्यू और कैपिटल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। करेक्ट? नेक्स्ट पॉइंट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है? दे से इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स, यानी कि अभी भी यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर और रिसीट्स को माइनस करेंगे, पर यहाँ पर बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं किया जा रहा। तो क्विकली मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो 100 रुपीज का है और उनकी इनकम है 70 रुपीज की, तो यहाँ से इन दोनों को माइनस करके हमें क्या मिल जाएगा? 30 रुपीज का डिफरेंस। तो यहाँ पे और इसको
फाइनेंस करने के लिए, इस एक खर्चे के लिए गवर्नमेंट को कहीं से लोन्स लेने पड़ेंगे, कहीं से पैसे बोरो करने पड़ेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट में वो कह रहे हैं कि आपको लेना है टोटल एक्सपेंडिचर, उसको माइनस करना है टोटल रिसीट से, और इसमें लोन का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, बोरोइंग का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। तो आपके पास आंसर आ गया 30। ये जो 30 है ये गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सपेंडिचर और इनकम का डिफरेंस अमाउंट है, और ये गवर्नमेंट की बोरोइंग्स रिफ्लेक्ट करता है, ये गवर्नमेंट की बोरोइंग्स के अमाउंट को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए हम ये भी कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। बट जब हम यहाँ पे वर्ड लिखते हैं बोरोइंग्स, इसके साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इट इंक्लूड्स the interest payments, it includes the interest payment। ठीक है, तो यानी कि फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग क्या है? फिस्कल डेफिसिट यानी कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स और इस बोरोइंग्स के अमाउंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होता है। तो ये थे हमारे तीन डेफिसिट्स, रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट आपको गवर्नमेंट के बोरोइंग्स का प्रिंसिपल अमाउंट बताता है, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट है फिस्कल डेफिसिट। अभी अभी मैंने आपको बताया फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग्स भी है और साथ में इंटरेस्ट पेमेंट भी इंक्लूडेड है, और अगर इसमें से हम इंटरेस्ट को माइनस कर दें तो हमें बोरोइंग्स का प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। In other words, it points to how much the government is borrowing to pay for expenses। यानी कि यहाँ पर आपको बोरोइंग्स का प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाता है, यानी कि इंटरेस्ट के अलावा गवर्नमेंट ने कितने पैसे वापस देने हैं। It also indicates how much the government is adding to future burden, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका पेमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ से आपको ये भी पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट अपने ऊपर कितना फ्यूचर के लिए बर्डन एड ऑन कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला है प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट आता है कि ये जो डेफिसिट है गवर्नमेंट के बजट में, इसको हम कैसे फाइनेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल एड्स। एक्सटर्नल एड्स आर द बेस्ट मनी एज अ मीन्स टू फुलफिल अ गवर्नमेंट्स डेफिसिट, यानी कि डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए एक्सटर्नल एड बेस्ट है, बिकॉज इसमें इंटरेस्ट बहुत कम होता है और कुछ केसेस में इंटरेस्ट होता ही नहीं है। तो इसलिए काफी बेनिफिशियल है, बिकॉज इसमें इंटरेस्ट के पेमेंट को, इंटरेस्ट के बर्डन को या इंटरेस्ट की लायबिलिटी को यहाँ पर वो काफी कम रहता है। सेकेंड पॉइंट है एक्सटर्नल बोरोइंग्स। नाउ दे से एक्सटर्नल बोरोइंग्स आर द नेक्स्ट बेस्ट वे टू मैनेज फिस्कल डेफिसिट विद द कंडीशन दैट एक्सटर्नल लोन्स आर कंपैरेटिवली चीप। यानी कि अगर हमें अपनी कंट्री के कंपैरिजन में किसी फॉरेन कंट्री से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता है तो गवर्नमेंट को एक्सटर्नल बोरोइंग्स करनी चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा चीप होंगे। और अगर ये कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा काफी लंबे पीरियड के लिए तो ये और भी ज्यादा बेनिफिशियल है, गवर्नमेंट इजीली इस लोन को पे ऑफ कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है प्रिंटिंग करेंसी। तो कुछ लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट को लोन लेने की जरूरत क्या है, गवर्नमेंट आरबीआई से सिंपली पैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट के पास ये एक ऑप्शन होता है कि वो करेंसी को प्रिंट करवाएं, पर यहाँ पर मेंशन भी है ये गवर्नमेंट का लास्ट रिजॉर्ट होता है, ये गवर्नमेंट का लास्ट ऑप्शन होता है जिससे कि वो अपने डेफिसिट को फाइनेंस करना चाहेंगे। ऐसा इसलिए है बिकॉज इसके दो रीजंस हैं। अगर गवर्नमेंट एक तो करेंसी प्रिंट करवाते हैं, उनको ये करेंसी वापस भी करनी होती है, यानी कि एक तरह का लोन होता है जो गवर्नमेंट पे होता है, और इन पैसों को गवर्नमेंट को रीपे करना होता है। और एक और इसका जो रीजन है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट करेंसी को प्रिंट करवाते हैं तो उससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाती है। ऐसा इसलिए है, अगर फ्रेश करेंसी प्रिंट होएगी
अगर फ्रेश करेंसी प्रिंट होगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई का लेवल बढ़ जाएगा, इकोनॉमी में ज्यादा मनी आ जाएगा सप्लाई में। अगर ज्यादा मनी आएगा सप्लाई में तो लोगों की जो डिमांड का लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सो विथ राइज इन करेंसी, अगर करेंसी का लेवल बढ़ेगा, लोगों की इनकम का लेवल इंक्रीज होएगा, जिससे डिमांड का लेवल बढ़ेगा, और अगर डिमांड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसका इफेक्ट होगा कि प्राइसेस इकोनॉमी में बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो ये करेंसी को प्रिंट करने का फर्स्ट डैमेजिंग इफेक्ट है, यानी कि फर्स्ट डिसएडवांटेज है। और अब मैं आपको इसकी सेकंड डिसएडवांटेज बताती हूँ। सेकंड डिसएडवांटेज है, इट ब्रिंग्स इन रेगुलर प्रेशर एंड ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट फॉर अपवर्ड रिविजन एंड वेजेस। यानी कि जब करेंसी प्रिंट हुई, लोगों की करेंसी बढ़ गई सर्कुलर फ्लो में, इनकम का लेवल बढ़ा और फिर लोगों की डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे इकोनॉमी में। अब अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉयज के वेजेस और सैलरीज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि वो इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद पाए। इसलिए यहाँ पे लिखा है, इट ब्रिंग्स इन रेगुलर प्रेशर एंड ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट फॉर अपवर्ड रिविजन, यानी कि इसको बढ़ाना पड़ रहा है। wages and salaries of the government employees ultimately increasing the government expenditure। अब क्योंकि गवर्नमेंट को उनकी wages and salaries बढ़ानी पड़ेंगी, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इससे वापस से बढ़ जाएगा, और फिर से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, उनको फिर से करेंसी प्रिंट करानी पड़ेगी। यानी कि ये एक सर्कल चलता रहेगा, जिसके नेट इफेक्ट में प्राइसेस बढ़ते रहेंगे इकोनॉमी में। इसीलिए प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स हमेशा एक ऑप्शन नहीं होता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट बहुत रेडीली इस ऑप्शन पर स्विच नहीं करते हैं, वो इसको अपना एक लास्ट ऑप्शन रखते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपकी फिस्कल डेफिसिट का कॉम्पोजिशन कितना होना चाहिए। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है, इसका एक परसेंटेज भी डिक्लेयर किया होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के बजट में सेफ है। तो ये जो सेफ लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट है वो होता है 5%, 5% ऑफ जीडीपी। यानी कि अगर फिस्कल डेफिसिट अप टू 5% है तो ठीक है, सेफ लेवल है, पर अगर उससे ज्यादा है तो वो एक मेजर मैटर ऑफ कंसर्न होता है। अब हमने यहाँ पर अलग अलग टाइप के रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसका कॉम्पोजिशन कैसा हो तो बेनिफिशियल हो गवर्नमेंट के लिए। फिस्कल डेफिसिट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, एक तरह से हम इसको बोरोइंग्स कह सकते हैं। अब यहाँ पर तीन अलग अलग केसेस को स्टडी किया गया है। अगर गवर्नमेंट के बजट का अगर गवर्नमेंट के बजट का एक मेजर पार्ट अगर गवर्नमेंट के बजट का एक मेजर पार्ट अगर गवर्नमेंट के बजट का एक मेजर पार्ट जो है, वो जो बोरोइंग्स का एक मेजर पार्ट है, अगर वो लिया जा रहा है फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये जो मेजर पार्ट है, अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये सर्कल शो कर रहा है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स। ठीक है, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स यानी कि उनका फिस्कल डेफिसिट। मतलब अगर फिस्कल डेफिसिट में मेजॉरिटी में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू डेफिसिट आपको दिख रहा है, अगर आपको यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट दिख रहा है, तो ये गवर्नमेंट की सबसे पुअर सिचुएशन है। ऐसा इसलिए है बिकॉज रेवेन्यू डेफिसिट क्या शो करता है, रेवेन्यू डेफिसिट शो करता है डेली नेचर एक्सपेंसेस, डेली नेचर एक्सपेंसेस। अगर उसी के लिए गवर्नमेंट को मेजॉरिटी ऑफ लोन लेना पड़ रहा है, डेली खर्चों के लिए अगर गवर्नमेंट को एक इतना बड़ा अमाउंट का लोन लेना पड़ रहा है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन नहीं रिफ्लेक्ट करता है। करेक्ट? और इसी का एक दूसरा केस हो सकता है, अगर अगर गवर्नमेंट लोन ले रही है पर एट द सेम टाइम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत कम इन्वॉल्व है इस लोन में, उनके टोटल फिस्कल डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत कम है, और बाकी मेजर
कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये क्या इमेज रिफ्लेक्ट करता है? ये फिर भी एक बेटर इमेज रिफ्लेक्ट करता है, एक बेटर सिचुएशन है, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बिल्ड कर रही है, एसेट बिल्डिंग हो रहा है यहाँ पर, या फिर हम कह सकते हैं लाइबिलिटीज कम हो रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट किसी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि ये सारे ही फैक्टर्स गवर्नमेंट बजट के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आते हैं। इसीलिए अगर मेजॉरिटी में कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो एक बेटर इमेज है। और लास्ट है, अगर अगर गवर्नमेंट का पूरा पार्ट, गवर्नमेंट का बजट ही, अगर गवर्नमेंट का बजट ही सरप्लस में हो, अगर गवर्नमेंट का बजट ही सरप्लस में हो, यानी कि फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट जीरो हो, तो ये बेस्ट है गवर्नमेंट के लिए। जब उनके पास उनका फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट जीरो हो, या फिर आप कह सकते हो कि उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी अगर पूरा का पूरा मीट अप हो रहा हो, और अगर वो पूरा लोन भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ले लेंगे, तो भी उनके लिए एक काफी अच्छी चीज है, बिकॉज उससे वो एटलीस्ट कुछ अमाउंट का रिटर्न अर्न करेंगे। क्लियर? सो it says a fiscal deficit with a surplus revenue budget or zero revenue expenditure is the best composition, यानी कि एक ऐसा fiscal deficit जिसमें पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, वो बेस्ट है। क्योंकि डेली नेचर, इससे पता लगता है कि गवर्नमेंट अपने डेली नेचर एक्सपेंसेस को बहुत इजीली मीट कर पा रही है, और वो फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पैसे बोरो कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज रिफ्लेक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट इज डेफिसिट रिक्वायरमेंट फॉर लोअर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि मेजोरिटी नहीं है, अगर बहुत माइन्यूट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और बाकी सारा भी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन लिया जा रहा है, तो ये भी एक बेटर इमेज है। और थर्ड है, the last could be the situation where major part of deficit financing is to fulfill revenue expenditure, यानी कि अब अगर गवर्नमेंट का एक बहुत छोटा सा रेवेन्यू का, या कह सकते हैं बोरोइंग्स का बहुत छोटा सा पार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और बाकी सारा अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए बोरोइंग्स लिए हुए हैं, तो ये सबसे खराब सिचुएशन है। इसलिए यहाँ लिखा है द टोटल मनी ऑफ द डेफिसिट माइट गो टू फुलफिल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच कुड बी द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इट। तो ये जो लास्ट फॉर्म है, ये सबसे कम डिजायर्ड होता है, सबसे कम प्रेफरेबल होता है। अब हम आते हैं हमारी इस क्लास के लास्ट सेक्शन पर, जो कि है बजट। यहाँ पर हम गवर्नमेंट के बजट के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। इट सेज द बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनी ईयर, यानी कि किसी भी साल का जब भी बजट डिक्लेयर होता है, तो वो एक कंप्लीट पिक्चर देता है गवर्नमेंट के रिसीट्स और इनकम के बारे में। जैसे कि अभी आज हमने पूरी क्लास में यही दो पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। ठीक है, सो इसकी जो एक कंप्लीट इमेज होती है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की, इसको कहा जाता है बजट। ओके, और इसमें साथ में ये भी मेंशन करा है कि इसमें दो प्रीवियस ईयर्स के फिगर्स को भी कंसिडर किया जाता है। एवरी बजट फॉर इंस्टेंस गिव्स 3 सेट ऑफ फिगर्स, हर बजट में 3 सेट ऑफ फिगर्स होंगे। ठीक है, 3 फिगर्स होंगे। एक होगा, फर्स्ट होगा एक्चुअल फिगर, यानी कि रियल फिगर्स। एक्चुअल फिगर्स होंगे प्रीसीडिंग ईयर के। फिर आएगा रिवाइज्ड फिगर्स या फिर बजट फिगर्स। बजट फिगर्स फॉर करंट ईयर, यानी कि जिस साल के लिए बजट बना है उस साल के बजट फिगर्स दिए जाएंगे, और साथ में बजट एस्टिमेट्स अनाउंस करे जाएंगे। बजट एस्टिमेट्स अनाउंस करे जाएंगे फॉलोइंग ईयर के लिए, यानी कि 3 तरह की फिगर्स की यहाँ पे बात करी है। एक है प्रीसीडिंग ईयर के एक्चुअल फिगर्स, एक है करंट ईयर के बजट फिगर्स, और एक है फॉलोइंग ईयर के बजट एस्टिमेट्स, यानी कि फॉलोइंग ईयर के बजट फिगर्स। द कोर ऑफ द बजट इज कॉल्ड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बजट का मेन डॉक्यूमेंट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से भी इन्होंने आगे बताया है, आर्टिकल्स मेंशन करते हुए, कि आर्टिकल 112 में, आर्टिकल 112 में मेंशन किया है
कि जो भी गवर्नमेंट के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर हैं, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर है, उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि इट सेज अंडर द आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ स्टेटमेंट ऑफ estimated receipts and expenditure of the government of India has to be laid before the parliament in respect of every financial year running from April to March 31st। यानी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को या स्टेटमेंट ऑफ बजट को पार्लियामेंट में ले करने की बात की गई है। और साथ ही में जब हम बात करते हैं आर्टिकल 202 की, तो वो फोकस करता है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पर। तो स्टेट गवर्नमेंट के रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर को प्रेजेंट करना होता है इन द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ये दो आर्टिकल्स मेंशन्ड है, इसलिए ये चीज मैंने भी आपको बता दी है। नेक्स्ट हम चलते हैं बजट के ही नेक्स्ट पार्ट पे। इट सेज द एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के एनुअल बजट में क्या चीजें आती हैं? गवर्नमेंट की रिसीट्स और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। आई होप ये चीज अभी तक आप लोगों को लर्न हो गई होगी, इसको हमने रिपीटेडली पढ़ा है। साथ में यहाँ मेंशन करा है बजट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है रेवेन्यू बजट, एक है रेवेन्यू बजट और एक है कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट क्या होगा? इसमें रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ऑल करंट रिसीट्स सच एज टैक्सेशन, सरप्लस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू बजट में इंक्लूड होंगे। और कैपिटल बजट में सारे कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आएंगे, सच एज डोमेस्टिक एंड फॉरेन लोन्स, लोन रीपेमेंट, फॉरेन एड एक्सेट्रा। ये सारा पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और लास्ट पॉइंट है फाइनेंस बिल। So finance bill is ordinarily introduced every year to give effect to the financial proposals of the government for the following financial year। यानी कि एक ऐसा बिल है जिससे कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल प्रपोजल्स को इफेक्ट दिया जाता है, यानी कि वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये हमें पूरा का पूरा पार्ट कवर करना था बजट का, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हमने रिसीट्स भी पढ़ लिए, साथ में एक्सपेंडिचर्स भी पढ़ लिए। इसके साथ हमने अपने डेफिसिट्स को भी कवर किया है। ओके, एंड उसके साथ हमने ये भी देखा हमारा डेफिसिट किस टाइप का होना चाहिए, क्या क्या सोर्सेस हैं जहां से डेफिसिट को फाइनेंस किया जा सकता है, उसका कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, और लास्टली हमने कवर करा है यहाँ पर बजट को। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये क्लास आप सब लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रही होगी। तो अब आप लोगों की स्क्रीन पे बेल आइकन आ रहा होगा, आप प्लीज इसको प्रेस कीजिए। इसको प्रेस करने से आपको हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेगी एंड हमारी क्लासेस मिस नहीं होगी। तो एंड इस क्लास की जो पीडीएफ है, इस क्लास की पीडीएफ मैं शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल अभियान पर। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर लें। और साथ ही में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जितने भी जितने भी प्लान्स चल रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, क्लासेस कंडक्ट की जा रही है, आप उनको जरूर अटेंड करें। वो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड जो स्टूडेंट्स प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे, प्लीज मेरा रेफरल कोड यूज करना ना भूलें। मेरा रेफरल कोड है Sonal10, जिससे आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। So thank you all for joining in today. See you all in the next class.